हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। अभी अभी आप लोगों ने 10th क्लास के एग्जाम दिए हैं और आप लोगों का रिजल्ट अवेटेड है। लेकिन अभी आपकी क्लासेस भी स्कूल्स में शुरू हो चुकी हैं, इसीलिए हम लोगों ने भी अपना कोर्स जो है वो स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने पहली क्लास में जो टॉपिक आप लोगों के लिए सोचा है वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। यानी कि इस क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारे अकाउंट्स के अंदर बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है, क्या होती है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर दिए गए वो टर्म्स, जैसे कि डेटर्स, कैपिटल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बिल रिसीवेबल, ये सारी चीजें क्या होती हैं ये हम जानेंगे अपने इस चैप्टर में। तो बच्चों, आप लोगों के लिए ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट एक नॉर्मल सी रिक्वेस्ट है, और ये वो रिक्वेस्ट जो है वो ये है कि आप इस चैप्टर को पढ़ते समय अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखें। अभी आप छोटे हैं, जैसा कि आपको टीचर्स ने पढ़ाया था शुरुआत में, जब आप फर्स्ट क्लास में थे या फिर शायद आप नर्सरी में थे या फिर आप उससे भी छोटे थे, ठीक उसी तरीके से आपको अपने दिमाग को शांत रखते हुए जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करना है। क्योंकि अगर आप अपने दिमाग में कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे तो आप लीग से भटक जाएंगे। आप लोगों का ध्यान अपने क्वेश्चन पे होगा, जबकि आप लोगों के आने वाले क्वेश्चंस का आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा अगर आप लोग कंसंट्रेट करेंगे उस चीज के ऊपर जो मैं आप लोगों को यहां पे पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप बिल्कुल वैसे ही चुपचाप बैठे रहेंगे जब आपको पहली बारी ए सिखाया गया था लिखना और बी सिखाया गया था लिखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो चलिए इसी के अंदर सबसे पहले हम रखते हैं किसको? बिजनेस ट्रांजैक्शन को। तो सबसे पहला जो है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। आप लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे और जब मैं कहूंगा आप लोग लिखना बंद कर देंगे, क्योंकि समझते समय लिखने का कोई काम नहीं रहता। बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखो बच्चों, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, इस चीज को समझने के लिए पहले हम ट्रांजैक्शन वर्ड को समझ लेते हैं। बिजनेस का मीनिंग तो हम सब लोगों को मालूम है कि व्यापार होता है। अब ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बच्चों लेन देन। किसी भी चीज का लेन देन एक ट्रांजैक्शन होती है, और जब ये ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड होती है तो वो क्या होती है? वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कही जाती है। जैसे आप सुबह उठ करके अपनी मम्मी से लंच लेते हैं तो वो क्या है? लेना, और बदले में आप उनको क्या देते हैं? अपना प्रेम देते हैं। तो ये लेन देन कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होता। हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में या फिर अपनी अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या कही जाएगी? जहां पे कुछ लेन देन हो और वो भी कैश में हो या फिर उस लेन देन का कोई बिजनेस से रिलेशन हो। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा लिखते हैं अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन को, और लिखते लिखते ही हम इसको समझेंगे। तो लिखिएगा बेटा मेरे साथ में। इट मींस ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन entered into by two parties and recorded for further reference। इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस ट्रांजैक्शन एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि दो पार्टीज के बीच में की जाती है,
और इस चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है फर्दर रेफरेंस के लिए। फर्दर रेफरेंस के लिए रिकॉर्ड रखा जाता है का मतलब क्या है कि अगर हम अपने बिजनेस में कोई भी चीज लेन देन करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हम उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग करने के साथ ही हम लोग इसको अपने पास में फ्यूचर रेफरेंस के लिए सिक्योर रख लेते हैं, ताकि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट हमारी बिजनेस रिकॉर्ड की जो रिकॉर्डिंग है वो हमारे पास में रहे और हम इसको अपने पास में सुरक्षित रखते हैं। ठीक है जी। तो चलो बच्चों, हम देखते हैं कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? देखो, सिंपल सी बात है कि यहां पे मैंने लिखा है कि बिटवीन टू पार्टीज, है ना, टू पार्टीज, बिटवीन टू पार्टीज। इसका मतलब जो लेन देन है ना वो किसी एक इंसान के बीच में तो हो नहीं सकता। यानी कि हम लोग ये कहते हैं कि लेने और देने वाले दो लोग होंगे तभी एक ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन कही जाएगी। और ये जो दो लोगों के बीच में लेन देन हो रहा है, ये लेन देन जो है एक एग्रीमेंट के ऊपर अगर रिकॉर्ड हो जाए तो और भी बढ़िया है। तो हम अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी करते हैं तो एक छोटे से एग्रीमेंट के अंडर हम ये काम करते हैं बिटवीन टू पार्टीज। तो ये भी इसकी एक तरीका है काम करने का। अब सर, ये रिटर्न एग्रीमेंट क्या हम हमेशा बनाएंगे? रिटर्न एग्रीमेंट बनाएंगे तो कितनी सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन सुबह से शाम तक हम करते हैं, क्या हम सबके लिए रिटर्न एग्रीमेंट बनाएंगे? बच्चों, आप मेरे रिटर्न एग्रीमेंट का थोड़ा मतलब गलत ले गए। मैं आप लोगों को समझाता हूं कि ये रिटर्न एग्रीमेंट किस तरीके से बनाया जाता है। सिंपल सी बात है, मान लीजिए आप जाते हैं किसी ग्रोसरी शॉप में और वहां से कुछ परचेज कर लेते हैं। अब जब आपने वहां से परचेज किया तो वहां पे आपने जो बिल ले लिया, तो एक तरीके का यही एक एग्रीमेंट की तरीके से काम करता है। यानी कि दो पार्टीज के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुई है उसकी एक कॉपी आपके पास और एक दुकानदार के पास रह जाती है। ठीक है, अच्छा जी। तो हम कहते हैं कि ये जो हमने ये सीखा अभी तक कि ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है ये दो लोगों के बीच में होती है और एक रिटर्न एग्रीमेंट के साथ में ये काम होता है। अब इस बिजनेस ट्रांजैक्शन से ना कुछ चेंजेस जरूर आते होंगे। क्या चेंजेस आते होंगे? आपको आपकी माताजी ने यानी कि आपकी मम्मी ने कुछ पैसे दिए कि जाइए ग्रोसरी शॉप से कुछ सामान ले आइए, तो आपने उनको पैसे दिए और उनसे कुछ सामान ले लिया। अब ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई। ग्रोसरी शॉप के अंदर कैश इंक्रीज हो गया होगा और स्टॉक डिक्रीज हो गया होगा। स्टॉक यानी कि गुड्स, उसने गुड्स आपको दे दी तो क्या इफेक्ट पड़ा कि स्टॉक कम हो गया और कैश बढ़ गया। तो यहां पे जो फाइनेंशियल पोजीशन थी उसके अंदर कुछ चेंजेस आए थे और चेंजेस आने की वजह से ही हम इसको बिजनेस ट्रांजैक्शन कह पाए थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पास में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग मेरे साथ लिखिएंगे, आप लोग मेरे साथ लिखिए, मैं आप लोगों को लिखवाता हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस को इस तरीके से भी लिखते हैं बेटा ट्रांजैक्शन, लेकिन आप अपने एग्जाम्स में मत लिख दीजिएगा ऐसा। देखो बच्चों, क्या है कैरेक्टरिस्टिक एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया वही है। ठीक है, तो अब हम इसको लिखते हैं, इट इज कंसर्न, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं सो दैट आप लोगों को और अच्छे से दिखाई दे जी। इट इज कंसर्न विद मनी, मनी के साथ में कंसर्न रखता है ना? हां जी सर, बिजनेस ट्रांजैक्शन में अगर मनी नहीं होगी तो फिर तो ये क्या हो जाएगा, फिर तो ये चैरिटी हो जाएगी। तो ये कंसर्न विद मनी और मनीज वर्थ,
मनीज वर्थ ऑफ गुड्स ओब्लिक सर्विसेज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि या तो हमारे को पैसा मिलेगा हमारी गुड्स के बदले में, या फिर हम कह सकते हैं कि उतनी ही वर्थ की कोई और चीज भी हम रिसीव कर सकते हैं। यानी कि सर इसके अंदर जनरली बार्टर सिस्टम नहीं चलता है, बावजूद इसके हम लोग ये कहते हैं, हमारे बिजनेस में बहुत कम देखा जाता है कि कोई बार्टर सिस्टम चल सके, लेकिन बावजूद इसके हमने इसका एक प्रोविजन बनाया हुआ है, इस वजह से मैंने ऐसा लिखा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रोविजन बनाया हुआ का मतलब ये हमने इसके लिए भी जगह छोड़ी हुई है। ओके, इट अराइजेस आउट ऑफ द ट्रांसफर और एक्सचेंज, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है जी, बिजनेस ट्रांजैक्शन कब होती है? जब ट्रांसफर या फिर एक्सचेंज होता है गुड्स या फिर सर्विसेज का। सर्विसेज का एक्सचेंज होता है का मतलब क्या है भाई? सिंपल सी बात है, आप लोग देखिए, जैसे आप ग्रोसरी शॉप पे जाकर के कुछ गुड्स परचेज करते हैं, वैसे ही आप किसी से कोई सर्विसेज भी तो ले सकते हैं। आप लोग अपने यहां पे जो एसी रिपेयर करने वाले को बुलवाते हैं, तो वो क्या करता है? वो आपको सर्विसिंग देता है। गर्मियां आ चुकी हैं तो आप लोग क्या करते हैं? अपने एसी को सर्विस करवाते हैं, सो दैट आप ठंडी ठंडी हवा खा सकें। तो इसके लिए वो आपसे कुछ चार्जेस लेता है। तो उसने कुछ आपको गुड्स बेची क्या? नहीं सर, उसने आपको सर्विसेज दी बच्चों। तो सर्विसेज को हम बेचना नहीं, रेंडर करना कहते हैं। सेल ऑफ गुड्स होता है और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज होता है। सर्विसेज हमेशा रेंडर वर्ड के साथ में आती हैं। अच्छा जी, चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम लिखते हैं, इट ब्रिंग्स आउट ऑफ द अबाउट। आप ऐसे लिखिए इसको, इट ब्रिंग्स अबाउट ए चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है जी, फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर चेंज लेकर के आता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ना एग्जाम्पल में बताया था ना, आफ्टर सेल ऑफ गुड्स बाय किराना स्टोर। किराना स्टोर को आप ग्रोसरी शॉप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मैंने खैर यहां पे किराना स्टोर लिख दिया है, कोई बात नहीं। आफ्टर सेल ऑफ गुड्स बाय किराना स्टोर, कैश क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, और स्टॉक क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो इसकी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आया कि नहीं आया? हां सर, फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर चेंज आ चुका है। और लास्ट हम लिखेंगे, इट हैज ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब देखिए, ये ड्यूअल एस्पेक्ट ही तो था, कैश और स्टॉक के अंदर जो चेंजेस आए थे। तो दो तरीके से हम चेंज लेकर के आते हैं। तो बच्चों ये क्या था? ये था हमारे पास में पहला बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन इस तरीके से हम लोगों ने सीखा। चलिए अब देखते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन के टाइप कितने होते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन के टाइप कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, ऊपर आप हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक, मेरे ख्याल है ब्लैक मैन से आप लोगों को थोड़ा ज्यादा अच्छे से दिख रहा होगा।
चलिए बच्चों देखो, एग्जाम्पल लेते हैं पहले, फिर समझेंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। मान लीजिए एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी, ठीक है जी। अब ये मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सेल की, सोल्ड गुड्स, ठीक है, गुड्स सेल कर दी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, और मिस्टर बी ने मिस्टर ए को दे दिया क्या, कैश। अब ये क्या है, ये एक कैश ट्रांजैक्शन है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में बहुत तरीके की हमारे पास में ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो वो उसमें क्या ट्रांजैक्शन है, सबसे पहली ये देखो, ये क्या है, कैश ट्रांजैक्शन, यानी कि कैश आ गया। ओके, अब एक बात बताओ कि इससे इफेक्ट कौन सी चीजों पे पड़ा होगा, यानी कि मैं ना जिन चीजों का पे फर्क पड़ता है ना, उन चीजों को पार्टीज कह देता हूं। तो मैं यहां लिख देता हूं ऊपर क्या, पार्टीज अफेक्टेड, ठीक है, रेड पेन से लिख देता हूं पार्टीज इफेक्टेड, या फिर अफेक्टेड, या फिर पार्टीज इफेक्ट लिख लो, ठीक है जी। तो इस चीज से कौन कौन सी चीजें इफेक्ट हुई, तो उसके अंदर आ जाता है जी हमारे पास में एक तो कैश और दूसरा गुड्स, ये इफेक्ट हुआ है कि नहीं है, हां जी सर। चलो अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, वही मिस्टर ए और मिस्टर बी, ठीक है, उन दोनों के साथ में हम क्या करेंगे, एक और एग्जांपल ले लेंगे। मान लीजिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सेल की, सेल ऑफ गुड्स, ठीक है जी। अब मिस्टर बी ये कहते हैं कि सर मेरे पास में तो पैसे ही नहीं है, तो मैं फिर इसको पूरा लिख देता हूं, मैं क्या लिख देता हूं, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या है कि आप मुझसे सामान तो आज ले जाइए, पैसे फिर दे देना, ऐसा होता ही है। और सर अगर बिजनेस में हम कैश ट्रांजैक्शन पे ही काम करें तो बिजनेस कितने दिन चलेगा, क्योंकि बहुत से लोग महीने के महीने हिसाब करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सर हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी देखना होगा। तो अब ये क्या है, ये एक तरीके की क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये एक तरीके की क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अच्छा अब एक बात बताओ, इसके अंदर पार्टीज इफेक्ट कौन सा है, कौन सी पार्टीज इफेक्ट हुई हैं, सर एक तो हमारी गुड्स, एक तो हमारी गुड्स कम हो गई ना, और दूसरा मिस्टर बी। ऐसा क्यों लिखा है मैंने, आप लोग सोच करके देखिए, आप लोग सोच करके देखिए कि ऊपर भी ट्रांजैक्शन में ए और बी के बीच में काम हो रहा था, लेकिन यहां पे कैश और गुड्स के ऊपर इफेक्ट पड़ा, और यहां पे जो है गुड्स और मिस्टर बी। ऐसा क्यों लिख दिया मैंने, ऐसा इसलिए लिख दिया बेटा, जरा ध्यान से समझना मेरी बात को, जरा ध्यान से समझना। मान लीजिए आप जाकर के कोई कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, तो जब बिल बनाया जाता है तो वो कभी कभी आपसे ना बिल में आपका नाम पूछता ही नहीं, वो क्या लिख देता है ऊपर, कैश, ठीक है। दुकानदार आपके बिल के ऊपर क्या लिख देता है, कैश, कि यानी कि आपका नाम मिस्टर कैश है। इसका मतलब ये होता है कि मैं आपको नहीं कैश को जानता हूं और कैश में ट्रांजैक्शन हुई है, काम खत्म हो गया। लेकिन जब क्रेडिट पे काम होता है तो वो पूछता है बराबर आपसे, आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हैं, आप किसके बेटे हैं, कब मेरे पैसे देंगे, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस वो पूछता है। इसका मतलब अब वो आपके बारे में जानकारी कलेक्ट करना चाहता है, कहीं उसके पैसे डूब ना जाएं, तो इसके लिए वो इनवॉइस में भी आपका नाम ही कोट करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि कैश बिल के अंदर नाम आपका नहीं आ सकता, लेकिन जनरली लोग ऐसे ही कर देते हैं कि वो क्या कर देते हैं, कैश ट्रांजैक्शन में कैश लिख करके काम खत्म कर देते हैं। दे आर हार्डली कंसर्न कि आपका क्या नाम है, आप कहां से आए। लेकिन जहां पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है वहां पे वो आपका प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं। तो यहां पे मैंने इसीलिए लिखा कि इधर क्या हुआ था, कैश और गुड्स इफेक्ट हुए थे। अब देखिए हमारे पास से मिस्टर ए के पास से
क्या हो रहा है, गुड्स तो जा रहे हैं लेकिन पैसा नहीं आ रहा, तो आ रहा है क्या, आ रहा है मिस्टर बी की एग्जिस्टेंस, यानी कि अब मिस्टर बी मिस्टर ए को फ्यूचर में पे करेंगे और जब तक पे नहीं करेंगे तब तक इनके रिकॉर्ड जो हैं वो मेंटेन करके रखे जाएंगे बिजनेस के अंदर मिस्टर ए के द्वारा। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। चलो जी, इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले एक चीज लिख लेते हैं जो हमने अभी सोची है, और इसको आप रेड पेन से ही अपने पास में लिखिएगा, और रेड पेन से मैं लिख रहा हूं दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट है। when there is a cash transaction, cash effects, and when there is a credit transaction, we will record it by parties name। हम इसको रिकॉर्ड करते हैं पार्टी के नाम से, एंड दैट इज मिस्टर बी। कौन थे यहां पे, जिसको हमने सामान बेचा था, मिस्टर बी को बेचा था। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे की बातें, थोड़ा और आगे चलते हैं। अब फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में कुछ इस तरीके का काम होगा कि मिस्टर बी मिस्टर ए को पे ऑफ करेंगे, है ना भाई, उधार सामान लिया है तो एक दिन तो पैसा देना ही पड़ेगा। तो चलो वापस से ए और बी, अब ए सर कुछ नहीं दे रहे हैं, ए कुछ नहीं दे रहा बी को, लेकिन बी ना ड्यू डेट पे क्या दे रहा है, पैसे दे रहा है। ड्यू डेट पे क्या दे रहा है, पैसे दे रहा है, यानी कि कैश दे दिया। अब देखो एक बात कि ये कैश इन्वॉल्व हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है, ये कैश ट्रांजैक्शन है। ये क्या है, कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक है, और हम कहते हैं कि इस काम के अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, क्या मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स दिए हैं, नहीं, वो तो पहले दिए थे। तो अब गुड्स इफेक्ट हुई हैं क्या, नहीं। इसका मतलब क्या इफेक्ट हुआ है, फिर से हमारे पास जो इफेक्ट होने वाली चीज है वो है कैश एंड बी। पिछले वाले एग्जांपल में देखो गुड्स और बी इफेक्ट हुए थे, और अब के बार में कैश और बी इफेक्ट हुए, यानी कि हमने जो उसका रिकॉर्ड रखा होगा ना, क्या रखा होगा, रिकॉर्ड रखा होगा अपने पास में, अपने पास में हमने मिस्टर बी का जो रिकॉर्ड रखा होगा उसमें हमने एंट्री कर रखी होगी कि हमने मिस्टर बी से कुछ पैसे लेने हैं। आज हम उस रिकॉर्ड को क्लोज कर देंगे, यानी कि हम लिख देंगे कि मिस्टर बी से हमारे को जो पैसे मिलने थे वो मिल चुके हैं। तो देखो कैश आ गया, और वो जो रिकॉर्ड हमने मिस्टर बी का बनाया था वो क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो इफेक्ट किस चीज पे पड़ा, एक तो मिस्टर बी पे और दूसरा कैश पे। ठीक है, ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन की जो थी वो पूरी की पूरी थ्योरी थी विद एग्जांपल्स। आगे चलते हैं बच्चों, आगे हम देखेंगे कि हमारे पास में अकाउंट्स क्या कहता है, अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी क्या है। अकाउंट्स तो पढ़ ही रहे हैं हम, ठीक है, तो अकाउंट्स क्या होते हैं। नंबर 2 आप लिखिएगा यहां पे, क्या, अकाउंट्स। ठीक है, अब मैं ना यहां पे आपको फिर से एक एग्जांपल के अंदर लेके चलूंगा कि ये अकाउंट्स होते क्या है। तो देखो आप सुबह उठते हैं और मिल्कमैन के पास जाते हैं ना, तो ये जो मिल्कमैन है ये एक तरीके का बिजनेसमैन भी है। ठीक है जी, और आप कौन है, आप हैं मिस्टर एक्स, यानी कि उसके कस्टमर।
तो मिल्क मैन से आप क्या करते हैं, बोलते हैं कि ना मुझे दूध चाहिए, और वो गुड्स के वे में यानी कि चीज के वे में आपको मिल्क प्रोवाइड कर देता है। रिसीव मिल्क मैं यहां लिख देता हूं, हमने उससे दूध ले लिया। अब ना वो हमसे ये कहता है कि ना लाओ अपनी डायरी दो। तो ये डायरी क्या होती है? डायरी दो का मतलब ये होता है वो हमारे पास में एक छोटी सी डायरी मेंटेन करता है, या तो हम खुद ही करते हैं या फिर वो हमें दे देता है। तो हमने हमारे हाथ में एक छोटी सी डायरी होती है, उसके अंदर वो एंट्री कर देता है कि आज इतने रुपए का दूध मैंने आपको प्रोवाइड किया, और साथ में उसके पास अपने पास भी एक डायरी होती है, वो उसमें लिख देता है आज मैंने इतने का दूध प्रोवाइड किया, और आपके सिग्नेचर ले लेता है। ये जो छोटी छोटी डायरीज थी ना आपके पास और उसके पास, इसी को हम क्या कहते हैं, अकाउंट्स। यानी कि बच्चों, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जिस जगह पे हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं, अकाउंट्स कहते हैं। ये बात की बात है, हम देखेंगे कि अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं, लेकिन शॉर्ट में आप लोग समझ लो कि अकाउंट असल में है क्या। अकाउंट एक वो जगह है जहां पे हम अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, ओके। तो चलो इस चीज को लिखते हैं हम। इट इज ए समराइज्ड record of various transaction related to various parties। अलग अलग लोगों से रिलेटेड होती हैं ये। फर्दर it records effects of transaction। यानी कि अकाउंट्स न केवल रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए यूटिलाइज होती हैं बल्कि इसका इफेक्ट भी देखा जाता है। ओके, तो मान लो जैसे कि एक मिनट के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं कि भाई क्या हुआ कि ना मेरे पास में कोई गुड्स आई जिसको कि मैंने बेचना था। ठीक है, तो मैंने लिखा कि मेरे गुड्स का जो अकाउंट है वो 50,000 रुपए का है, यानी कि 50,000 के मेरे पास में गुड्स हैं, उसमें से 10,000 की मैंने बेच दी। तो अब 10,000 कम हो जाएंगे ना गुड्स के अंदर, तो ये भी रिकॉर्डिंग कहां होगी, ये भी अकाउंट्स के अंदर ही होगी। तो इस तरीके से ये इफेक्ट भी देता है हमारी ट्रांजैक्शंस को कि कब हमारी ट्रांजैक्शन की वजह से उस पर्टिकुलर अकाउंट में बढ़ोतरी या घटोतरी हो रही है। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगली टर्मिनोलॉजी। अगली टर्म जो हमारे पास में है बच्चों वो है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? देखो जी, ये है ना हमारे पास में कौन थे, ये थे मिस्टर एक्स। ठीक है, ये हमारे प्यारे मिस्टर एक्स। मैं क्या करता हूं, इनके स्पाइक्स भी खड़े कर देता हूं 3 स्पाइक्स हैं पूरे इनके सिर पे। अच्छा खैर चलिए, तो ये थे मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स के पास में है ना कुछ पैसा था, कुछ क्या बहुत पैसा था, और उनके पास में ना 2 ऑप्शन थे। ये था उनका पहला ऑप्शन जिसका कि नाम था बैंक। यानी कि मिस्टर एक्स के पास में पैसा बैंक में डालने का फर्स्ट ऑप्शन था। ये क्या था उनका ऑप्शन 1, फर्स्ट ऑप्शन, कि वो बैंक में पैसा डालें और रिटर्न में उनको क्या मिले, इंटरेस्ट मिले, और ये पैसा वो एफडी की फॉर्म में डाल सकते थे। एफडी इन बैंक लिख सकता हूं। ठीक है, तो उनके पास जो पैसा था
उसका पहला ऑप्शन क्या था कि वो एफडी बना करके किस में डाल दें जी, बैंक में डाल दें। दूसरा ऑप्शन उनके पास में ये था कि वो एक बिजनेस खोलें और उस बिजनेस के अंदर इस पैसे को इन्वेस्ट कर दें। ठीक है, तो ये क्या था उसका ऑप्शन सेकंड था। अब देखो बैंक में तो जस्ट जा करके उनको एक एफडी खोलनी पड़ती और कुछ काम ना करना पड़ता, लेकिन मिस्टर एक्स जो थे ना वो मेहनती किस्म के बंदे थे। वो कहते थे नहीं, मेरा मोटिव सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, मेरा मोटिव कुछ करके, कुछ काम करके पैसा कमाना है। जैसे आप लोगों के पास दो ऑप्शन होते हैं ना, क्या ऑप्शन होते हैं? या तो आप एग्जाम में चीट करके आगे बढ़ जाएं, या फिर आप लोग मेहनत करके और फिर आगे बढ़ें। तो जब हम मेहनत करके आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को क्या एक मोटिवेशन मिलती है, हमेशा मेहनत करते रहने की। तो ठीक इसी तरीके से मिस्टर एक्स ने डिसीजन क्या लिया कि मिस्टर एक्स ने सोचा कि मैं सेकंड ऑप्शन के साथ जाऊंगा। बस फिर क्या था, उन्होंने अपना जो कैश था ना वो बिजनेस में लगा दिया। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं मिस्टर एक्स ऑप्ट सेकंड ऑप्शन एंड देयरफॉर मनी इन्वेस्टेड या फिर इन्वेस्ट मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ठीक है जी, अब मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस जो है ना दैट इज नोन एज कैपिटल। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। ठीक है, और अब क्या होगा? एंड मिस्टर एक्स इज नाउ द प्रोपराइटर ऑफ बिजनेस। अब ये प्रोपराइटर का मतलब क्या होता है सर? प्रोपराइटर का मतलब होता है बच्चों ओनर, बिजनेस का ओनर हो गया वो। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे क्या, ओनर। ठीक है, तो ये क्या हो गए जी, मिस्टर एक्स बिजनेस के ओनर बन गए। अब देखो जी, जरूरी नहीं है बच्चों कि कैपिटल जो है वो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ कैश ही लगाई जाए। इन्वेस्टमेंट जो है हमारी इन टर्म्स ऑफ कैश लगाई जाए, ये जरूरी नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो है वो दो तरीके की हो सकती हैं। एक तो होती है कैश में और दूसरी होती है क्या, काइंड में। ठीक है, कैश का एग्जाम्पल तो मैं आप लोगों को दे ही चुका हूं। कैश का एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे चुका हूं कि मिस्टर एक्स ने पैसा डाल दिया। चलो एक काइंड का एग्जाम्पल भी दे देते हैं। अब मान लो मिस्टर एक्स के पास में पैसा वैसा तो कुछ नहीं था, सपोज पैसा नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, उनके पास में एक बिल्डिंग थी, 3 फ्लोर थे उस बिल्डिंग के, 3 फ्लोर थे उस बिल्डिंग पे। तो उन्होंने क्या किया कि पैसा तो मेरे पास में नहीं है, लेकिन बिजनेस खोलने के लिए मुझे एक बिल्डिंग की जरूरत तो होगी, तो मैं काम करता हूं, इस बिल्डिंग के अंदर काम शुरू कर देता हूं। तो उसने क्या किया, अपनी जो खाली पड़ी बिल्डिंग थी उसमें उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो वो जो बिल्डिंग की वर्थ थी, वो बिल्डिंग की वर्थ थी मान लो 30 लाख रुपीस। तो हम क्या कहेंगे कि मिस्टर एक्स ने अपने बिजनेस के अंदर 30 लाख की इन्वेस्टमेंट की बाय वे ऑफ बिल्डिंग। ठीक है जी, बाय वे ऑफ बिल्डिंग, एंड दैट वाज काइंड। ठीक है जी, तो चलो अब इस चीज को लिखते हैं। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोपराइटर
ठीक है जी। और पार्टनर, भाई मैंने पार्टनर क्यों लिख दिया? क्योंकि जरूरी थोड़ी है बिजनेस का सिर्फ एक ही ओनर हो, हमने क्या पता पार्टनरशिप में इस बिजनेस को चलाया हो, इसलिए मैंने यहां पे पार्टनर लिख दिया। ठीक है जी। इन बिजनेस, ये इसी के आगे की लाइन है बेटा, और पार्टनर्स इन बिजनेस टू गेट रेगुलर रिटर्न्स बाय वे ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है जी। इट मे बी इन कैश ओब्लिक काइंड। तो कैपिटल जो है वो कैश में भी हो सकती है और काइंड में भी हो सकती है, जैसा कि अभी हमने देखा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास में क्या डेफिनेशन किसकी, हमने सीखा कि असल में कैपिटल कहते किसको हैं। चलो जी, अब और भी टर्म्स पढ़ते हैं। अगली टर्म जो है वो है बच्चों हमारे पास में ड्राइंग्स। सर ड्राइंग्स तो हमने बहुत बनाई है, अब ये ड्राइंग्स क्या है अकाउंट्स में? तो बच्चों ये जो ड्राइंग्स है ना, ये वो वाली ड्राइंग्स नहीं है जो आप लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में बनाई थी। ठीक है, ये ड्राइंग्स कुछ अलग ड्राइंग्स होती हैं। अब ये ड्राइंग्स कुछ अलग ड्राइंग्स किस तरीके से होती हैं, इस चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा चलो एक काम करता हूं, मैं आपको पहले ड्राइंग्स का मतलब बता ही देता हूं। ड्राइंग्स मींस विड्रॉल ऑफ कैपिटल फॉर पर्सनल यूज। यानी कि अगर मैंने कुछ कैपिटल इन्वेस्ट की है और मैं उसको अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लेता हूं, तो उसको मैं क्या कहता हूं बच्चों, उसको मैं कहता हूं ड्राइंग्स। ओके, तो चलो इस चीज को हम लिख लेते हैं। ड्राइंग्स क्या है, विड्रॉन या फिर विड्रॉल ऑफ कैपिटल फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। ठीक है जी, आप लोगों ने इसको ऐसा लिख लिया। चलो अब इस चीज को देखते हैं। मान लो हमारे पास केस 1 है। केस 1 में हमारे वो जो थे ना मिस्टर एक्स, ये थे ना मिस्टर एक्स। हाँ सर, हमने इसके 3 स्पाइक्स भी बना दिए थे। हाँ जी, देखो जी, मिस्टर एक्स ने ना 5 लाख रुपीस अपने बिजनेस में लगाए, बिजनेस में। ठीक है, और थोड़े समय बाद उन्होंने निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए। कितना? 50,000 रुपीस। देयरफॉर 50,000 इज ड्राइंग। ठीक है जी, 50,000 क्या है, ड्राइंग है। एंड नाउ कैपिटल, अब कैपिटल कितनी है, इज 4,50,000। क्यों सर, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 5 लाख में से अगर 50,000 चले जाते हैं तो सिर्फ 4.5 लाख ही बचता है ना। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो थी कैश की बात। काइंड में क्या होगा? ठीक है जी, तो हम करते हैं केस 2। देखो मिस्टर एक्स, वही वाले मिस्टर एक्स, ठीक है ना। अब ये मिस्टर एक्स ने ना कुछ लगाया, ऊपर क्या लगाया था उन्होंने, कैश लगाया था, कैश इन्वेस्ट किया था। और अब की बार उसने क्या, बिल्डिंग इन्वेस्ट की थी, है ना। और इसके अंदर कितने, 3 फ्लोर थे। अभी हमने एग्जाम्पल में देखा ही था कि मिस्टर एक्स के पास एक पुरानी बिल्डिंग थी
बेकार नहीं थी वो, उन्होंने किसी पुराने टाइम में खरीदी थी। ठीक है, ऐसा मत सोच लेना कि खंडर था तो उसमें बिजनेस खोल लेते हैं, कोई आएगा ही नहीं सामान लेने के लिए। अच्छा, तो 3 फ्लोर की एक बिल्डिंग थी जिसकी की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को कितनी बताई थी, करीब 30 लाख रुपए, है ना। ये इन्होंने किसको दे दी थी, ये बिजनेस को दे दी थी, बिजनेस खोल लिया था इसका मतलब इसमें, यानी कि पहले वो नॉर्मल सी बिल्डिंग ऐसे ही पड़ी हुई थी और अब उसने इसको बिजनेस के लिए ऑक्यूपाई कर लिया था। थोड़े दिनों बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपनी फैमिली के साथ में रहना शुरू कर दिया एक फ्लोर पे, तो वहां पे बिजनेस हो सकता है क्या, नहीं सर, वहां कोई बिजनेस नहीं हो सकता। तो ये जो उन्होंने रहना शुरू किया अपनी फैमिली के साथ, ये क्या था, एक पर्सनल मैटर था। बिजनेस के अंदर अगर पर्सनल मैटर आ जाए तो ये काम खराब हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं जी, इसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। तो अब उन्होंने क्या किया, एक फ्लोर जिसकी की वैल्यू 10 लाख रुपए थी, इन्होंने किसको दे दिया, अपनी फैमिली को रहने के लिए दे दिया। ओके, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि काम तो सिर्फ 2 फ्लोर्स पे ही हो रहा है। तो ये हमारी क्या है, 10 लाख रुपए की ड्राइंग्स हैं। तो हमारी ड्राइंग्स कितनी है, यहां पे लिखो बच्चों मेरे साथ, 10 लाख। और न्यू कैपिटल कितनी है, अब न्यू कैपिटल मेरी रह जाएगी 30 लाख माइनस 10 लाख 20 लाख। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो ये थी हमारे पास में क्या, ड्राइंग्स। दोनों तरीके की मैंने आप लोगों को समझाई। चलो बच्चों आगे देखते हैं। आगे जो है हमारे पास, उसको हम कहेंगे क्या, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी को लाइबिलिटीज। क्या, लाइबिलिटीज। सर ये लाइबिलिटीज क्या होता है, देखो बच्चों, लाइबिलिटी का मतलब ये होता है किसी को भी हमने अगर कुछ देना है तो उसको हम लाइबिलिटी कहते हैं। ऑब्लिगेशन, है ना। तो ऑब्लिगेशन जब हमारी किसी तरीके की कोई अराइज होती है तो दैट इज नोन एज लाइबिलिटी। ठीक है, तो चलो इस चीज को लिखते हैं। देखो मेरे साथ लिखना, मिस्टर एक्स परचेज, एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर एक्स परचेज प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है जी, ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर वाई। मिस्टर वाई से उन्होंने क्या किया, क्रेडिट पे एक प्लांट एंड मशीनरी पे कर ली। ठीक है जी, अब क्या होगा, मिस्टर एक्स जो होंगे ना वो लायबल होंगे। इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ मिस्टर एक्स टू पे amount of plant and machinery to Mr. Y in future। है कि नहीं है, ऑब्लिगेशन है कि नहीं है। तो यही ऑब्लिगेशन जो है, दिस ऑब्लिगेशन is known as liability। ठीक है जी, यही ऑब्लिगेशन क्या होती है, लाइबिलिटी के नाम से जानी जाती है। अच्छा एक बात बताओ, ये मिस्टर एक्स कौन थे, ये मिस्टर एक्स बिजनेसमैन थे, और प्लांट एंड मशीनरी किसके लिए खरीदी है, घर वालों के लिए थोड़ी खरीदी है, उन्होंने खरीदी है किसके लिए, अपने बिजनेस के लिए। अब जब बिजनेस के लिए उन्होंने खरीदी है तो वो उसको बिजनेस में यूटिलाइज करेंगे। तो ये किसकी ऑब्लिगेशन है, मिस्टर एक्स की पर्सनल ऑब्लिगेशन है क्या, नहीं, ये बिजनेस की ऑब्लिगेशन है। ये किसकी ऑब्लिगेशन है, बिजनेस की ऑब्लिगेशन है, यानी कि बिजनेस की लायबिलिटी है। तो हम फर्दर देख सकते हैं
कि हमारे पास में बिजनेस लायबिलिटी के नाम से आप इसको रिकॉर्ड कर दीजिए, बिजनेस लायबिलिटी के नाम से आप इसको रिकॉर्ड कर दीजिए। ठीक है, अब बिजनेस लायबिलिटी जो है वो दो तरीके की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या होती हैं? देखो बच्चों, मैं आप लोगों को समझाता हूं। इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है? मान लो बिजनेस को मिस्टर एक्स ने कुछ पैसे दिए थे। अब बिजनेस की ये लायबिलिटी है कि नहीं है कि वो उनको रिटर्न्स दे? सर बिजनेस रिटर्न कैसे देगा? क्यों नहीं देगा? सर काम तो मिस्टर एक्स करेंगे ना। हाँ, काम मिस्टर एक्स करेंगे, लेकिन रिटर्न देना किसका काम है? वो काम है बिजनेस का। यानी कि बच्चों, बिजनेस ऑल्दो कोई पर्सन नहीं है, लेकिन फिर भी अकाउंट्स के अंदर नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे कि बिजनेस को हम एक सेकंड पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरीके से ट्रीट करते हैं। तो खैर, बाद की बात तो बाद में। हम क्या कहते हैं, हमने अगर कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट किए तो रिटर्न लेने के लिए ही तो करी है। तो ये जहां पे हमने इन्वेस्टमेंट करी है, उस बिजनेस का कर्तव्य है कि वो हमारे को क्या दे, लायबिलिटी है कि वो हमारे को क्या दे, रिटर्न्स दे। अब ये रिटर्न किसके टुवर्ड्स है? घर के लोगों के टुवर्ड्स है। घर का लोग कौन है? बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस के लिए एक घर का ही पर्सन है। यानी कि बिजनेस एक अगर हम मान लें घर की तरह से है, तो वो क्या हो जाएगा? वो उसके घर का व्यक्ति हो जाएगा। तो इसलिए बिजनेस की ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स बिजनेसमैन जो है वो क्या है? इंटरनल है। और टुवर्ड्स बाहर के लोगों को जो है, यानी कि बाहर के लोग कौन है? वो लोग जो उनसे क्रेडिट पे सेल और परचेज करते हैं। ठीक है जी, उनके टुवर्ड्स जो है वो क्या है? आउटसाइड लायबिलिटी है, तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं टुवर्ड्स ओनर या फिर प्रोपराइटर। और ये एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है? अब मान लो कि बिजनेसमैन ने बिजनेस के नाम पे कुछ लोन लिया था, तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना और लोन को वेल ऑन टाइम पे करना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरा करेंगे बिजनेसमैन यानी कि मिस्टर एक्स, लेकिन नाम से किसके जाना जाएगा? बिजनेस के नाम से जाना जाएगा। अच्छा, आप लोगों को एक और बात बताता हूं। आपने बिल्स पे देखा होगा, ऊपर लिखा होता है महेश एंड एंटरप्राइजेस। अब महेश एंड एंटरप्राइजेस के अंदर काम मिस्टर महेश कर रहे हैं, लेकिन मेसर्स महेश एंड एंटरप्राइजेस ऐसा क्यों लिखा होता है? इससे हमें पता लगता है कि ये बिजनेस काम कर रहा है। तो जब हम स्यू करते हैं तो उस टाइम पे हम महेश एंड एंटरप्राइजेस को स्यू करते हैं, और उनके एज ए रिप्रेजेंटेटिव आते कौन है? ओनर, यानी कि मिस्टर महेश। ओके, तो चलिए इसको हम लिखते हैं कि किसके टुवर्ड्स है ये बैंक्स के टुवर्ड्स है। ये हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, टुवर्ड्स बैंक। ठीक है जी, तो इसका ये दो एग्जाम्पल हमारे हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि लायबिलिटीज के और क्या क्या, किस किस तरीके की लायबिलिटीज होती हैं। लायबिलिटीज बच्चों और दो तरीके की हैं। एक तो होती हैं बेटा करंट लायबिलिटीज, और एक होती हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब ये करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? करंट लायबिलिटी का मतलब होता है ऐसी ऑब्लिगेशन जो हमें पूरी करनी पड़ती है विद इन 12 मंथ्स।
यानी कि एक ही अकाउंटिंग पीरियड में का मतलब क्या हो गया? एक ही अकाउंटिंग पीरियड में का मतलब यह होता है कि हमें 12 महीने के अंदर अंदर इसको निपटाना पड़ेगा। और नॉन करंट लायबिलिटीज जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए मिलती है, जैसे बैंक हमें लंबा लोन दे देती है, ठीक है जी, तो वो क्या है? वो मोर देन 12 मंथ्स होती है, मोर देन 12 मंथ्स। तो ये क्या होती है हमारी? ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों सारा कुछ हमारी टर्मिनोलॉजी के बारे में, और हमने बहुत सी टर्म्स आज कवर की। नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ टर्म्स को इंक्लूड करेंगे। टिल देन, बाय बाय, कीप स्टडिंग।